नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज से हम नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। हम न्यूक्लियर फिजिक्स का एक बार सिलेबस देख लेते हैं, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ का ऑल ओवर द इंडिया सेम ही है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई पढ़ेंगे। न्यूक्लियाई टर्म जो होती है प्लूरल फॉर्म होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है न्यूक्लियस की, कंस्टिट्यूएंट्स क्या है न्यूक्लियस के अंदर जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो उन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ क्या आता है, उनके क्वांटिटेटिव फैक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, मास क्या होता है, रेडियस क्या होती है न्यूक्लियस की चार्ज डेंसिटी क्या है, मैटर डेंसिटी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लॉट पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम, पैरिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक मोमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। फिर हम न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी डीके के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन इन यूनिट 5 और आई वुड से our last few topics would be on how nucleus reacts with electromagnetic radiations और would say nuclear radiations, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज का फर्स्ट लेक्चर हमने कवर करना है, ठीक है। आज फर्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम पहले देख लेते हैं। तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में बताऊंगा क्या होता है न्यूक्लियर फिजिक्स का, ठीक है। देन वी विल सी एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, उनका मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ठीक है। देन वी विल सी न्यूक्लियर मास, ठीक है, मास क्या कितना होता है न्यूक्लियस का। फ्यू न्यूक्लियर नोटेशंस आई विल सी, एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर, मास नंबर, ठीक है। दीज थिंग्स विल बी सीन। देन वी विल सी न्यूक्लाइड क्या होता है, क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्यू न्यूक्लाइड्स जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोमर्स एंड मिनरल न्यूक्लियाई, ठीक है ना। सो दीज थिंग्स विल बी कवर्ड। तो ये आज का हमारा लेक्चर है जो हमें कवर करना है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको कवर करने की। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट अवर फर्स्ट लेक्चर इन न्यूक्लियर फिजिक्स। तो देखो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, फील्ड होता है फिजिक्स का या ब्रांच ऑफ फिजिक्स हम कहें, जिसमें हमें किसके बारे में पढ़ना होता है, हमें सिर्फ एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में हम कहें, न्यूक्लियस के बारे में हमें पढ़ना है। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, ठीक है, समझ में आया, और न्यूट्रॉन होता है, तो इनके बारे में पढ़ना है, समझ में आया। इनका बिहेवियर कैसा है, हाउ दे एक्सपीरियंस फोर्सेस, ठीक है ना, स्पेशली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। आपने 12th क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती है, ठीक है ना। एंड हाउ दे हेल्ड टुगेदर, समझ में आई चीज़ें। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब हम यदि और डिटेल में यदि हम जाएँ, जैसे मैं न्यूक्लियर और प्रोटॉन की बात करूँ, है ना, तो हम इनके बारे में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर भी क्या होता है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, इनके अंदर भी क्या होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, ठीक है, समझ में आया। उनको हम किस में पढ़ेंगे, पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे, समझ में आया। यदि मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर और जाऊँ तो क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स आर पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो हम पार्टिकल फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वार्क्स जो होते हैं, ठीक है ना। अब यदि मैं और अंदर जाऊँ तो एक और ब्रांच होती है फिजिक्स की, ठीक है ना। पार्टिकल फिजिक्स के बाद एक और ब्रांच होती है, तो क्वार्क्स, हाउ क्वार्क्स आर हेल्ड टुगेदर, हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, उसमें हम पढ़ते हैं हाई एनर्जी फिजिक्स में, हाई एनर्जी फिजिक्स, समझ में आई चीज़ें। तो ये है। तो देखो किस तरीके से न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़े, फिर पार्टिकल फिजिक्स से हम हाई एनर्जी फिजिक्स की तरफ चले गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन हैव अ क्विक लुक एट द न्यूक्लियस। तो देखो हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक एटम हो गया, ठीक है। अब एटम में क्या होता है, हम बेसिकली जानते हैं, हमने 11th-12th में पढ़ा है। तो एट द सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ग्रीन पोर्शन को देखो मैंने प्रोटॉन से डिपिक्ट किया है, ग्रे पोर्शन को न्यूट्रॉन से डिपिक्ट किया है। उसके चारों तरफ हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट देख सकते हैं ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इज देयर, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो ये है। तो हम पहले पढ़ेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में। तो देखो न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस प्लूरल फॉर्म न्यूक्लियाई होता है। तो इट्स ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज डेंस रीजन एट द सेंटर ऑफ एटम, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास सबको एटम हो गया, तो इसके सेंटर में ये पॉजिटिवली चार्ज, इट इज़ वेरी डेंस, ठीक है ना। और उसको किसने, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में आप जानते हो, इन 1911 उन्होंने परफॉर्म किया था, उन्होंने बताया था, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस जो होता है ना, इसका जो टोटल वॉल्यूम की यदि मैं बात करूँ तो 0.01%, या हम बात करें 1/100th, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द एटम, समझ में आया। तो एक तरीके से मैं बात करूँ वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना हो गया, कितना है, 1/10th ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम। आप देख सकते हो, इसका मतलब ऑलमोस्ट जो है हमारे पास एम्प्टी स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है ना, समझ में आया। ऑलमोस्ट क्या एम्प्टी स्पेस है, टिपिकली इट कंटेन्स मोर देन 99% ऑफ द मास ऑफ द एटम। अब ध्यान, समझ में आया। तो वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर कितना वॉल्यूम है, सिर्फ 1/10th वॉल्यूम ऑफ एटम। कंपैरिजन की यदि मैं बात करूँ, यदि 100th यूनिट पूरे एटम के वॉल्यूम है तो 1 सिर्फ न्यूक्लियस की वॉल्यूम होगा, और चारों तरफ क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन में हमने आपको समझाया। और देखो इतना कम वॉल्यूम होने के बावजूद, देखो इतना कम वॉल्यूम होने के बावजूद जो मास है ना, तो मास ऑफ न्यूक्लियस
ठीक है ना। तो मास क्या है न्यूक्लियस का, इट इज़ 99.9% ऑफ एटम, ठीक है ना। तो देखो मतलब एटम का 99.9% मास ऑलमोस्ट यहाँ पर कंसंट्रेटेड है और 0.1% मास है ना यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो कितना एम्प्टी होगा हम इसी बात से इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। इन दिस एम्प्टी रीजन ऑर्बिटल्स आर देयर, वेरी इलेक्ट्रॉन इज देयर, ठीक है ना, विच आर कंटिन्यूसली ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, ठीक है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में हमने जाना। तो आउटसाइड न्यूक्लियस जैसे मैंने बताया एटम मोस्टली एम्प्टी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स, जिसके चारों तरफ सराउंडिंग में उसको ऑक्यूपाई करके रखते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के अंदर क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, दो चीज़ें, प्रोटॉन है और एक क्या है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन क्या होता है कोई चार्ज नहीं होता, इस पर जीरो, ठीक है ना, न्यूट्रल है ये, ठीक है। अब देखो कंपोजिशन जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन, पी और एन से हमने लिखते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो इन दोनों को ना कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब देखो सपोज मेरे पास न्यूक्लियस है तो उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है ना। अब हम इसको देखो ऐसे समझो, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो प्रोटॉन है बहुत सारे, पी पॉजिटिव है ना, और ये N0 क्या हो गए हमारे पास, सपोज न्यूट्रॉन्स हो गए। तो इस न्यूक्लियस के अंदर देखो प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है, तो देखो प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होता है, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा प्रोटॉन्स के बीच में, तो वो तो दूर दूर जाने चाहिए, समझ में आया क्या होने चाहिए, दूर जाने चाहिए। तो जो रिपल्सिव इलेक्ट्रोटिक फोर्स है वो क्या करेगा, प्रोटॉन्स को दूर भगाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो वो दूर नहीं जाते, हम तो देखते हैं हमारा न्यूक्लियस काफ़ी स्टेबल होता है, मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं उनका न्यूक्लियस स्टेबल होता है, ठीक है ना, वो तो कोलैप्स नहीं करता, या हम कहे प्रोटॉन्स दे डजेंट मूव अपार्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्सेस होती हैं जो उनको इंटैक्ट करके रखते हैं। तो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, या न्यूक्लियॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो दे आर बाउंड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से बाउंड होते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ये सबसे स्ट्रॉन्ग यही फोर्स होती है ना। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज। जैसे एक तो न्यूक्लियर फोर्स हो गई हमारे पास है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गई, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गई है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप जानते हो, ठीक है। और फिर क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो ये 4 फोर्सेज हैं जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। आप देखो अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कितना, अब अभी तो हमारे पास देखो क्या होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर एटम में क्या होता है, ठीक है ना। हम न्यूक्लियर फिजिक्स में यही तो होता है कि आप न्यूक्लियस को क्या कर रहे हो, एक तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हो, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीजिंग। तो आप वहाँ से कंपैरिजन कर सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, तभी तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलती है हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब में। समझ में आई चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, तो इनके बारे में हम आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो तो मास की यदि हम बात करें तो देखो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, यदि मैं किलोग्राम की बात करूँ तो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। कितना 1.67, देखो उसको राउंड ऑफ करके मैंने 3 कर दिया किलोग्राम, ठीक है। यदि मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो देखो 1.675, तो ये देखो 49 है ना, राउंड ऑफ करके मैंने लिखा। तो आप कंपैरिजन करके यहाँ से बता सकते हैं कि सब हैवी कौन है। देखो ऑलमोस्ट क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर आइडेंटिकल इन मास, ऑलमोस्ट तो आइडेंटिकल है, ठीक है ना। लेकिन यदि हम बोथ देखो कितना फाइन यदि मेजरमेंट देखें तो न्यूट्रॉन हैवी होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है ना, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 0.14% हैवियर, ठीक है ना, 14% ज़्यादा हैवी होता है किससे, प्रोटॉन से। तो ये बात ध्यान रखना, समझ में आया, ठीक है। अब देखो जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्टरी मॉडल होते हैं ना न्यूक्लियर फिजिक्स में, हम पार्टिकल फिजिक्स में हम क्या समझते हैं कि ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ना, दे आर एक्चुअली 2 क्वांटम स्टेट्स। क्या है, 2 क्वांटम स्टेट है किसकी, एक पार्टिकल की, जिस पार्टिकल का नाम क्या है, न्यूक्लियॉन। ऐसा भाई न्यूक्लियॉन तो नाम हो गया, न्यूक्लियॉन को एक सिंगल पार्टिकल नहीं है, समझ में, इसको हम समझाने के टर्म्स में हम इसको ऐसा बोलते हैं क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गए, दीज आर 2 क्वांटम स्टेट्स। तो 2 क्वांटम स्टेट होगी किसी एक पार्टिकल की और वो पार्टिकल क्या होगा, न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक तर्क है, क्योंकि देखो हम प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं, न्यूट्रॉन किस में हो जाता है, प्रोटॉन में। ये हम जानते हैं जब मैं आपको बीटा डीके और अल्फा डीके वगैरह आपको ये सारे बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव डीके पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप जानते भी होंगे, समझ में आई चीज़ें। तो ये है, तो न्यूक्लियॉन जो है एक सिंगल स्टेट है, ठीक है ना। अब वो 2 क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दैट्स व्हाई मेनी इंट्रोडक्टरी मॉडल्स दे आर ट्रीटेड एज 2 क्वांटम स्टेट्स ऑफ द सेम पार्टिकल, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हम मास की बात करें थे, तो ये तो किलोग्राम में हमने मास लिखा, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट में भी हम लिखते हैं, तो एट 1.007
3 है ना, A.M.U एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, समझ में आई चीज़ें, तो ध्यान रखना। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट में तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये आप याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बस आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। अब देखो मास को हम एनर्जी की टर्म्स में भी लिखते हैं, ठीक है ना, समझ में। जैसे हम आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन में हम क्या चलते हैं, E=mc²। तो देखो ये c² में नहीं चले जाऊंगा और एनर्जी को मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में लिखा है, ठीक है ना। तो मास को देखो, मास क्या आ जाएगा, एनर्जी अपॉन c² ही तो है, वही टर्म है। तो इसको हम 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन c², ठीक है, और ये कितना आएगा 939.6 मेगा इलेक्ट्रॉन c²। तो ध्यान रखना, समझ में आया, छोटी छोटी चीज़ें। चार्ज आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ न्यूट्रॉन 0 होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.11 × 10⁻31, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यदि हम रिलेटिव मास के टर्म्स में समझे तो ध्यान रखना, जो मास होता है ना किसका, प्रोटॉन का, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को रिफरेंस मास यदि हम माने, ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या था 1840 भी लिख लेते हैं हम, काफ़ी जगह आप बुक्स में देखोगे, तो ये है, समझ में आया। तो 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन का मास 1839 या 1840 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको और फर्दर एक तरीके से और सिंप्लीफाई करें तो आप देखोगे हम कह सकते हैं ना कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना, दे आर अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो टू मेक थिंग्स सिंपलर और टू मेक इक्वेशन सिंपलर, इसको हम 2000 ले लेते हैं, समझ में, 2000 हम, ठीक है। तो ऐसा भी, तो इट डिपेंड्स, तो बस बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। बात करते हैं हम देखो न्यूक्लियर मास की। तो न्यूक्लियर मास को हम आगे भी पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए हम क्या पढ़ना है, क्या ध्यान रखना है हमें, देखो न्यूक्लियर मास है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, दो चीज़ें, एक प्रोटॉन है, ठीक है, और एक उसके अंदर न्यूट्रॉन है, यही तो है, ठीक है ना। तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों के मास को यदि मैं जोड़ लूँगा तो मेरे पास किसका मास आना चाहिए, न्यूक्लियस का मास आना चाहिए। तो जो न्यूक्लियर मास है इट इज डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, ठीक है। अब ध्यान से बता, देयर इज अ कैच हियर, तो इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास से थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होता है, क्योंकि एटम का मास हम ये जज लेंगे तो उसमें तो हमें इलेक्ट्रॉन भी जोड़ना पड़ेगा ना, समझ में। यदि मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और उसके चारों तरफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो यदि मैं एटॉमिक मास की बात करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन का भी मास लेना पड़ेगा, न्यूक्लियस का भी मास लेना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो न्यूक्लियर मास और एटॉमिक मास में ध्यान रखना, ठीक है। न्यूक्लियर मास को हम किस में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है, ये AMU लिखते हैं। क्यों, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, या इसको सिंपली हम U से लिखते हैं, ठीक है ना, A.M.U भी लिखते हैं या U भी लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होगा 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है ना। तो अब यदि आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास है, तो यदि मैं इसमें 1.66 × 10⁻⁻27 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे किलोग्राम में मास मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ में। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। और इसको हम एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में c²। तो कुछ चीज़ें हैं याद रखने की, याद रख सकते हो तो आप ही के लिए बेटर है, नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आपको वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है। अब देखो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो न्यूक्लियर मास होता है ना, इट इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट फ्री न्यूक्लियंस। अब देखो भाई, कितने हम जो नंबर ऑफ अब एक न्यूक्लियस है उसके अंदर कुछ तो प्रोटॉन होंगे, तो कितने प्रोटॉन होते हैं हम उसको किससे लिखते हैं, Z, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं उसको हम लिखते हैं N से, ठीक है। तो मान लो एक प्रोटॉन का मास MP है, तो Z प्रोटॉन हो गए तो टोटल मास हो गया प्रोटॉन्स का, ठीक है। Mn प्रोटॉन मास हो गया, ठीक है ना, समझ में, तो टोटल मास ऑफ वो न्यूट्रॉन्स आ गया मेरे पास, ये है। तो देखा ये गया है कि इन दोनों के मास को यदि जोड़ दे, अब मान लो मेरे पास 3 तो प्रोटॉन है, ठीक है, और 2 मेरे पास क्या है, न्यूट्रॉन, लेट अस अज्यूम, ठीक है ना। तो कितना आ गया मेरे पास, तो दोनों का मास लगभग देखो सेम ही होता है, हमने अभी ऊपर भी जाना था ना, ठीक है ना। तो लेट अस अज्यूम इट्स 5m, समझ में, लेट अस अज्यूम इट्स अप्रोक्सीमेटली 5 आ गया, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस का मास इससे थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। अब वो मास कहाँ गया, ठीक है ना, अब वो मास कहाँ गया भाई, अब आना तो 5 आना चाहिए था, है ना भाई, इसके इक्वल आना चाहिए था न्यूक्लियस का मास, लेकिन क्या आ रहा है, थोड़ा सा कम आता है, वो तो कम आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो मास डिफरेंस है ना। तो वो जो कम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मास ना, कुछ मास, अब मान लो कितना रहा हो, मान लीजिए 4.5 आ रहा है, ठीक है ना। तो इट मीन्स 0.5 मास कहाँ गया,
है ना, मैं समझाने के लिए टर्म्स में बता रहा हूँ। वो कहाँ चला गया, वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ना बाइंड करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, मतलब वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, और वो एनर्जी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखे हुए, ठीक है, समझ में आया। तो वो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, तो हम डिफरेंस ले लेंगे वो कितना मास कम है, और सी स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर मास के टर्म्स में बस मैंने थोड़ा सा आपको क्विक ग्लैंस देने की कोशिश की और बताने का प्रयास किया, समझ में आया। ये चीज़ें हैं। बात करते हैं देखो न्यूक्लियर नोटेशंस की। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं एक न्यूक्लियस में, उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। देखो इस पर तो 0 चार्ज होता है, ठीक है, और इस पर कितना चार्ज होता है, ई पॉजिटिव, या हम बात करें वो कितना 1 ई पॉजिटिव कहने का मतलब हो गया देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ को, ठीक है। अब टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है। अब एक कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जेड, तो जेड प्रोटॉन है उसके अंदर, तो उसमें एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज है, जेड प्रोटॉन पे कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। तो ये चार्ज आ गया, समझ में आई बात, ठीक है। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उसको कंसिडर भी नहीं करते। तो देखो हर एलिमेंट का एक यूनिक वैल्यू होगी जेड की, ठीक है। एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, बोरोन का कितना होता है, 5 होता है, समझ में आई चीज़, ठीक है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। तो हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। और इसी की वजह से ना इस केमिकल जो आइडेंटिटी होती है वो डिफाइन भी होती है हर एटम की, समझ में आया। तो आपने बेसिकली पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसी वजह से तो हम पेरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को लेते हैं एंड उस अकॉर्डिंग टू इट हम उनको प्लेस करते हैं, ठीक है। कितने न्यूट्रॉन्स हैं उसको हम किससे लिखते हैं, एन से। मास नंबर क्या होता है, अब न्यूक्लियस के अंदर जेड तो प्रोटॉन है और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो मास नंबर आएगा। ये मास नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है, मास नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या हम कहें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, मास नंबर, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो जो मास नंबर होता है ना वो होल नंबर ही होगा बिल्कुल एक्चुअली में, ठीक है। तो ये एक्चुअली में अप्रोक्सीमेट मास देता है हमें न्यूक्लियस का, क्या देगा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब जैसे मेरे पास सपोज मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ, तो ये 7 और ये कितना हो गया 14, ठीक है। और इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हो गए 6। तो देखो 14 क्यों आया, क्योंकि 7 प्रोटॉन है और 6 क्या है, वो सॉरी 7 ही न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो यानी जेड प्लस के एन किया है मैंने, तो इसीलिए तो आया है 14 आ गया, ठीक है। अब ये 14 इसलिए क्यों कहा गया, अब ध्यान से रखना। तो जो मास ऑफ न्यूक्लियस में लिखूंगा अप्रोक्सीमेटली, जबकि एक्चुअल मास जो होता है स्लाइटली लेस होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो अप्रोक्सीमेटली मैं लिखूंगा कितना, तो भाई देख मैं लिखूंगा भाई दोनों का मास तो जोड़ना चाहिए ना मुझे। तो देखो दोनों कितने, दोनों को जोड़ा कितना आया मेरे पास 14 आया है, ठीक है ना, समझ में आया। दोनों टोटल 14 पार्टिकल हो गए ना। और देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.007 होता है किसका, प्रोटॉन का, और 1.008 समथिंग किसका होता है, ये प्रोटॉन का हो गया, ये न्यूट्रॉन का हो गया एटॉमिक मास यूनिट में। तो और ये एटॉमिक मास यूनिट है, समझ में आया। तो यानी मैं लिख सकता हूँ 14U, समझ में आया, ठीक है। तो लगभग ये है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, तो लगभग उतना ही तो आएगा, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो 14 पार्टिकल्स आ गए, तो एक पार्टिकल में 1.70 ये मास है, तो इसीलिए मैंने कहा है, ठीक है। तो ये है, कोई भी न्यूट्रल एटम यदि हम ले लें तो उस न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रल है, समझ में आया। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जेड प्रोटॉन है तो जेड ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो ये बात ध्यान रखना। न्यूक्लियस मैंने बताया ही है भाई, आप दोनों को जोड़ दो, प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को आ जाएगा। कोई एक की वैल्यू पता हो तो दूसरे की घटा के निकाल सकते हैं। बात करते हैं हम न्यूक्लियाइड की। तो न्यूक्लियाइड देखो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्पेसीज होगी, है ना, जो जिसका एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होगा, एक मास नंबर होगा। अब जैसे हमारे पास यूरेनियम है, तो यूरेनियम का मास नंबर हम ऊपर लिखेंगे और उसका एटॉमिक नंबर क्या लिखेंगे नीचे। तो ये एक न्यूक्लियाइड है, ठीक है। कार्बन 12 लिखा, ये 6 लिखा, ये क्या है कि न्यूक्लियाइड है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हम काफ़ी बुक्स में और भी ये देखो, यहाँ पे यदि मैं मास लिखूंगा, मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। तो देखो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर आप घटा दोगे तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो सॉरी न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि ए क्या होता है जेड प्लस के एन, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा दो, एन आ जाएगा, समझ में आया। तो हम देख सकते हैं यूरेनियम है, यूरेनियम का न्यूक्लियर, तो प्रोटॉन्स कितने हैं 92, ठीक है। तो 238 में से 92 घटा दो, 146 के आ गए न्यूट्रॉन्स आ गए। 12 में से 6 घटाओ, मास नंबर में से प्रोटॉन घटा दो तो न्यूट्रॉन पता चल जाएंगे, तो 6 न्यूट्रॉन्स आ गए। तो न्यूट्रॉन्स को हम ऐसे भी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट हमारे पास है देखो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाइड्स। तो न्यूक्लियाइड्स को ना हम क्लासिफिकेशन कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स एंड मिरर न्यूक्लियाइड्स, तो देयर आर दीज टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाइड्स विच वी विल डिस्कस, ठीक है।
पहला आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स आपने पढ़ा भी होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स के, वो न्यूक्लियाइड्स है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है, जैसे ये मेरे पास ये हो गया एक्स जेड, ठीक है, एक मेरे पास यहाँ पर कोई अलग एलिमेंट ले लो, समझ में आया, ए, और ये क्या हो गया जेड डैश। देखो तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम, तो एटॉमिक नंबर सेम यानी ये यदि दो एलिमेंट का सेम हो जाए, ये मास नंबर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो ये कि एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट, तो वही हमारे पास क्या होता है, आइसोटोप होता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो ध्यान से, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब सेम प्रोटॉन्स होंगे एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स तो स्वाभाविक सी बात है, अलग ही आएंगे मेरे पास, समझ में आया? देखो ये मैंने कोई दो ले लिया, हम एग्जांपल से भी समझेंगे, तो ये मेरे पास हो गया, ठीक है ना, समझ में आया? तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, ए माइनस के जेड, और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, ए डैश माइनस के जेड, तो सिर्फ प्रोटॉन ही सेम है, न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, अलग अलग। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो सेम प्रोटॉन्स होंगे, सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, है ना, सच एटम्स है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो भी सेम होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, प्रोटॉन्स सेम है, तो और यही चीज़ें तो रेस्पॉन्सिबल होती है केमिकल बिहेवियर के लिए। तो इसका मतलब आइसोटोप्स जो होंगे ना, उनके केमिकल बिहेवियर भी सभी का सेम ही होगा। ठीक है ना, और इसी वजह से पोजीशन भी वो एटॉमिक टेबल में सेम ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि सेम प्रोटॉन नंबर है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ध्यान रखना। अब देखो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का पहला एग्जांपल है प्रोटियम है, इसको प्रोटियम बोलते हैं, सिंपली हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया। फिर ये क्या मेरे पास ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम हो गया, और ये मेरे पास क्या ट्रीटियम है, ये ट्रीटियम हो गया। तो ट्रीटियम रेडियोएक्टिव होता है एक्चुअली। तो आप गौर से यदि देखो, ये मास नंबर है, ये भी मास नंबर है, ये भी मास नंबर है, सबका मास नंबर अलग अलग, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गए, आइसोटोप्स। लिथियम का एग्जांपल ले लो, ठीक है, समझ में आया? ये मेरे पास लिथियम हो गया, मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम, देखो मास नंबर अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया लिथियम आइसोटोप के दो आइसोटोप्स हमने देखे। अब देखो सीजियम। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपसे ना एग्जाम में पूछे कि भाई कोई ऐसा एलिमेंट है या कोई ऐसा न्यूक्लियड है जिसके सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं? हाँ, सीजियम। ठीक है, समझ में आया? तो सीजियम 55, उसका एटॉमिक नंबर कितना, 5, मास नंबर तो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, उसके सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं। ये बात बहुत दिमाग में बैठा लेना। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? एटॉमिक नंबर 112 से 152 तक होते हैं। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 41 के आसपास इसके आइसोटोप्स होते हैं। अब और ये सारे ऑलमोस्ट अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये डिके कर जाते हैं, ये स्टेबल नहीं रहते इतने सारे, एक ही स्टेबल होता है बस इसमें। ठीक है ना, जिसका कौन से वाला स्टेबल होता है, ठीक है, जिसका मास नंबर 133 हो, ये स्टेबल होता है। यही एबुडेंट में हमें नेचर में मिलता भी है, समझ में आया? ठीक है, अब मान लो आप कहीं पे जाते हो और कुछ खुदाई करते हो, ठीक है, और आपको सपोज कुछ मिल जाता है, सपोज गोल्ड ही मिल गया आपको, क्या मिल गया, गोल्ड मिला है। ठीक है, तो गोल्ड के भी देखो कितने आइसोटोप्स होते हैं, 32 आइसोटोप्स होते हैं। तो इसमें भी अलग अलग तरीके का गोल्ड मिलेगा। तो आप देखो जैसे अलग अलग कंट्री में ना जो गोल्ड क्वालिटी भी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है ना, समझ में आया? तो देखो एक आपने कुछ खुदाई की, आपको वहाँ कुछ मिला, तो देखो इसमें ना एक ही गोल्ड है ये, तो इसमें ना बहुत सारे आइसोटोप्स गोल्ड के मिल सकते हैं हमें। ठीक है, आपने कार्बन दिया, ठीक है ना, कहीं से खुदाई की, आपको कार्बन मिला या और कोई एलिमेंट मिला है, तो उसमें ना उस और में आपको बहुत सारे आइसोटोप्स उसके मिल सकते हैं। ठीक है, समझ में? हम इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। अब देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइसोटोप्स किसके होते हैं, सीजियम के। लेकिन यदि कोई पूछे भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स किसके होते हैं, ठीक है, अब जैसे सीजियम में तो एक स्टेबल है, और यही आपको ना उसमें भी मिलता है, किसमें, पीरियोडिक टेबल में यही वाला होता है। ठीक है, समझ में? अब जैसे C612 की मैं बात करूँ, कार्बन, तो यही तो कार्बन का पीरियोडिक टेबल में मिलता है, ये स्टेबल होता है। जैसे ट्रीटियम अनस्टेबल होता है, ये भी इतना स्टेबल नहीं होता। प्रोटियम सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और यही हमें किस में मिलता है, पीरियोडिक टेबल में भी। पहले ये इसी की पोजीशन हम देखते हैं। ठीक है, तो जो टिन होता है ना, टिन के सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, और कितने होते हैं टोटल, 10। समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स किसके पास होते हैं, सीजियम के पास। लेकिन कोई पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स किसके पास है, Sn यानी टिन। ठीक है, कितना होता है, 50 होता है एटॉमिक नंबर। समझ में आई बात? अब ध्यान रखना। अब देखो जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के, आर फाउंड टू हैव डिफरेंट रिलेटिव अबंडेंस। अब जैसे क्लोरीन का मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, अब मैंने नेचर में देखा, हम गए भाई खुदाई उदाई की, क्लोरीन हमें मिला डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, तो क्लोरीन हमें मिल गया, तो क्लोरीन का ना रिलेटिव जो अबंडेंस होगा वो अलग अलग होगा। मान लो, तो हम भाई कैसे वेट कैसे पता करते हैं हम इनका, ठीक है, तो जो हमें पीरियोडिक टेबल में भी जनरली मिलता है, तो हम एवरेज वेट जनरली देखते हैं। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास होगा ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन एज इट्स एवरेज एटॉमिक मास। अब जैसे क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप मिलते हैं। ठीक है, एक तो देखो 35Cl और ये 17,
होता है और एक और इसके अंदर होता है 37 Cl और ये 17। तो देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग, ये दोनों मिलते हैं, समझ में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब देखो ये वाला कितना होता है, 75% होता है, तो ये कितना मिला हमें, 75%। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो तो देखो 75% ले लिया हमने। 37 वाला जो ये है ये कितना मिला, 75% मिला, तो देखो ये भी हमने 75% ले लिया। ठीक है, देखो अपन में 100 रहेगा, वो कट जाता है। ठीक है, क्योंकि अब ठीक है, अब देखो नीचे टोटल तो 100% लिखेंगे, तो वो ये देखो ये 75 था, ये 25 था, 75 + 25 बेसिक मैथमेटिक्स है, तो हमने एवरेज करके निकाल लिया। तो कितना एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का, ठीक है ना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यदि हम बात करें 25.5 U। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास हम यहाँ जब बोलते हैं तो जनरली न्यूक्लियर मास की बात की गई है, यानी जब तक वो बताए ना, नहीं तो जब हम एटॉमिक मास कहते हैं तो उसका मतलब उसमें हमने इलेक्ट्रॉन के मास को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो धीरे धीरे यदि कोई कन्फ्यूजन भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम आगे भी मैं आपको एटॉमिक मास क्यों उसको ऐसा लिया गया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, देखो अब हम आइसोबार्स की। अब देखो जिसका में मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, उल्टा हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो बार है ना, आइसो बार, ठीक है ना, तो यानी कहने का बार हम कैसे लगाते हैं, ऐसे ही तो लगाते हैं ऊपर, तो इसका मतलब ऊपर की चीज़ सेम रहेगी, तो ये याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, समझ में आया। तो मान लो ये मैंने 2 अलग अलग आइटम ले, ठीक है, तो ये Z' और देखो ये A, तो देखो मास नंबर दोनों का क्या होगा, सेम, सिंपल है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट, या मैं कहूँ एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट। तो जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, और ये डिफरेंट पोजीशन लेंगे पीरियोडिक टेबल में, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना। तो आइसोटोप्स सेम पोजीशन लेते हैं पीरियोडिक टेबल में, आइसोबार डिफरेंट पोजीशन लेंगे बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रोटॉन्स, सो दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल देखो आर्गन है, ठीक है, समझ में आया, ये 14 18 है ना। पोटेशियम केले में भी पोटेशियम होता है, तो रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन वो पर्याप्त उसमें होता है, हमें नुकसान नहीं करता। ठीक है, 40 ये हो गया, और ये कितना हो गया, 19, समझ में आया। ये गया कैल्शियम, ठीक है, ये 20। अब देखो मास नंबर सेम, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। ठीक है, यहाँ हीलियम का है, हाइड्रोजन का है, क्लोरीन और सल्फर का एग्जाम्पल हो गया, समझ में आया चीज़ें। बात करते हैं हम देखो आइसोटोन्स की। तो आइसोटोन्स नाम से पता चल रहा है, जिसमें न्यूट्रॉन सेम होंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ें अलग होंगी, नेचुरल सी बात है। तो एग्जांपल जैसे क्लोरीन हो गया 37 17, और ये क्या हो गया पोटेशियम, ये क्या होगा 39 19। ठीक है, तो देखो 37 में से 17 घटाओ तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने, 20। 39 में से 19 घटाओ कितना आएगा, 20। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने, 20। तो दोनों में न्यूट्रॉन सेम हो गए, समझ में आया। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, ठीक है, तो 16 आटमिक में ये घटाओ कितना है, 8 न्यूट्रॉन है। मैं नाइट्रोजन ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे 15 और ये 7 घटाओ कितना, 8 न्यूट्रॉन, इसमें भी न्यूट्रॉन 8 है ना। देखो अब मेरे पास कार्बन हो गया, है ना, समझ में आया। 14 × 6 करो, यहाँ पर भी कितने हैं मेरे पास, 8 है। तो सभी में न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। ये मरकरी और गोल्ड का हो गया, ठीक है, समझ में आया। नाउ वी विल सी आइसोमर्स। अब आइसोमर्स देखो क्या होते हैं। तो आइसोमर्स वे न्यूक्लाई होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर है, सेम मास नंबर है। अब दोनों देखो समझ में आया, जैसे एक ये हो गया x और ये भी मेरे पास क्या हो गया, देखो मास नंबर भी सेम, एटॉमिक नंबर भी सेम। आप कहोगे ये इसका मतलब फिर डिफरेंट क्या हुआ। अब न्यूट्रॉन्स भी नहीं डिफरेंट हो सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आइसोटोन हो जाएगा, समझ में आया। एटॉमिक नंबर सेम हो गए तो आइसोटोप हो जाएगा, मास नंबर सेम हो गए तो आइसोबार हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब मास नंबर भी सेम, ठीक है, और क्या एटॉमिक नंबर भी सेम, लेकिन दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट। उनकी जो एनर्जी स्टेट होगी ना वो अलग अलग होगी। अब मान लो मेरे पास सपोज सोडियम है, ठीक है, समझ में आया, ये हो गया सोडियम, है ना। अब देखो ये वाला सोडियम सपोज ग्राउंड स्टेट में है, इसमें है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना, न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट में है, ध्यान रखना, है ना। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट में। और ये वाला जो है मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट, या अभी मेटास्टेबल यानी बस बहुत ही कम समय के लिए है, यानी ये ग्राउंड स्टेट में हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में हो गया, ठीक है दोनों सेम ही, बस अंतर क्या होगा कि वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट में होंगे, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, आइसोमर, समझ में आया। तो कोई भी न्यूक्लियस है, यदि एक ग्राउंड स्टेट में और उसी का सेम आइडेंटिकल कोई दूसरा आइडेंटिकल न्यूक्लियस ले लो, वो एक्साइटेड स्टेट में, तो उनको आइसोमर्स बोलेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल से बताया, ठीक है। अब लिखते कैसे हैं, तो अब डिफरेंस भी तो करना पड़ता है। तो देखो इसमें यहाँ पे m जोड़ देते हैं, m मतलब मेटास्टेबल स्टेट है, या ये आइसोमर हो गया, इसका मेटास्टेबल स्टेट हो गई, ठीक है।
समझ में आया? तो इधर भी हम लगा सकते हैं, इधर भी हम लगा सकते हैं। अब मान लो 2-3 एक्साइटेड स्टेट्स में है, तो ये मान लो एक अलग एक्साइटेड स्टेट में है, एक है ना, तो वो एक और अलग से अलग ही एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो M2 लिख देंगे, यहाँ पे M1 लिख देंगे, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये लिखने का तरीका हो गया। अब जैसे टेक्नीटियम है, समझ में आया? तो जो टेक्नीटियम होता है मेडिकल इमेजिंग में काम आता है। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट में जब होता है तो इसका हाफ लाइफ आप देख सकते हो कितना 2.1 × 10⁵ ईयर्स है। समझ में आया? तो कितना हो गया, लगभग 2 लाख के आसपास हो गया, है ना। अब यदि एक्साइटेड स्टेट में होता है तो लगभग 6 घंटे के लिए होता है, तो फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ग्राउंड स्टेट में कैसे आता है, गामा रेडिएशन रिलीज करता है, गामा रेडिएशन छोड़ता है, अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है, किसमें आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में। तो ये न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट, न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट वगैरह अलग होती हैं, जो हमने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह में देखा था। ठीक है, वो सिर्फ अलग होता है, समझ में। तो आइसोमर क्या है, सिंपल सी बात है, दोज न्यूक्लाइड्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, बट दे आर इन डिफरेंट एक्साइटिंग स्टेट्स, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आई बात, ये ध्यान रखना। तो देखो हमने इसको TC सिंबल हो गया और M से लिख दिया। अब ये एक्साइटेड स्टेट हो गए, हम यहाँ से ही समझ जाएंगे। अब देखो ये 6 आवर्स के लिए था, तो ये मेटास्टेबल स्टेट है कि कहाँ 2 लाख साल, कहाँ 6 घंटे, है ना। तो मेटास्टेबल स्टेट शॉर्ट लिव्ड स्टेट हो गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है मिरर न्यूक्लियाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल सी फ्रीक्वेंटली इन द कमिंग लेक्चर्स। ठीक है, तो मिरर न्यूक्लियाई एक तरीके से आइसोबार्स ही होते हैं, दे आर पेयर ऑफ आइसोबार्स। ठीक है ना, जिसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना एक न्यूक्लियाइड के, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दूसरों के, या वाइस वर्सा। कहने की बात है, देखो सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, कार्बन है, ठीक है, 13 6, ठीक है ना, ये हो गया। नाइट्रोजन ये है ना। तो देखो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 7 है। इसकी यदि बात करूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने है, ये रहा 7। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो यदि आप गौर से देखो, इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन्स के इक्वल हैं, और इसके प्रोटॉन और इसके न्यूट्रॉन क्या है, इक्वल है। समझ में आया? यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन न्यूक्लियाइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ अदर। तो यदि कोई 2 न्यूक्लियाई हमारे पास है, तो देखो Z1 इसका प्रोटॉन और इसके न्यूट्रॉन के बराबर, एंड इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मास यदि मेरे पास हो तो मैं मास को कैसे लिखूंगा? ठीक है, अब देखो, तो सिंपली देखो जोड़ सकते हैं, है ना। Z1 + Z2 कर दो, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, मास दोनों, मतलब मास नंबर तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि ये आइसोबार है ना। तो जो मिरर न्यूक्लियाई होते हैं एक्चुअली में दे आर आइसोबार्स, है ना। आप देखो जैसे इसका Z1 हो गया, ये है ना, ये N1 ले लो, ये Z2, ये N2। तो देखो Z1 6 है, Z2 7 है, 7 × 6 7 6 करके तो 13 आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने वाली है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है ना, फॉर एडजेसेंट मिरर न्यूक्लियाई विद एन ओड मास नंबर, बस ये ध्यान रखना है क्योंकि मास नंबर इवन भी तो हो सकता है ना। तो यदि आइसोबार्स हैं और उनका मास नंबर ओड है और वो एडजेसेंट है, एडजेसेंट कहने का मतलब एटॉमिक नंबर में 1 का ही अंतर है। अभी जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखो, है ना, तो जैसे इसमें एटॉमिक नंबर 6, इसमें 7, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, एडजेसेंट हो गया ना। ये ऑक्सीजन है, इसका 8 है एटॉमिक नंबर, इसमें एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है, इसमें एटॉमिक नंबर 14 है, इसमें एटॉमिक नंबर 15 है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का 1 आ रहा है। और ऊपर से देखो 13 17 29 और मास नंबर भी क्या है, ओड है। यदि ऐसा है तो वो एडजेसेंट मिरर न्यूक्लियाई होगी, तो उनमें ना एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है क्या। अब ध्यान से देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी Z1² - के Z2² इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब कैसे, अब इसको ना ऐसे समझो, देखो या मॉडुलस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो Z1 Z2 भाई एटॉमिक नंबर वगैरह तो नेगेटिव तो होते नहीं, पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, अब है ना, बस फिलहाल समझने के लिए बस इसको देखो, मैं इसको कैसे लिखता हूँ, Z1 - के Z2 और Z2 + के Z1, यही तो होता है। अब देखो एडजेसेंट है तो भाई ये डिफरेंस तो 1 ही आना चाहिए। अभी जैसे यहीं देख लो, है ना, 7 - के 6 करो, ठीक है, तो 1 आएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, A इज इक्वल टू Z1 + Z2। ये ऐसा होता भी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, छोटी सी है। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। अब जैसे मैं यही एग्जांपल उठा लूँ, तो मैं देखो Z1 यदि लिखूँ कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए कितना लिखा मैं, 4 कार्बन कह रहा हूँ, 4 कार्बन, है ना। तो Z1 कितना है, 6। अच्छा, 4 नाइट्रोजन यदि मैं बात करता हूँ तो Z2 लिख लेंगे, तो उसके लिए कितना हो गया, 7, है ना। तो यानी Z2 इज इक्वल टू Z1 + 1 लिख सकता हूँ, है ना। समझ में लिख सकता है ना, क्योंकि एक वाला एक से ज़्यादा है, मतलब एक एटॉमिक नंबर दूसरे से एक ज़्यादा है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Z1 लिखना हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, Z2 - के 1,
सिंपल है, ठीक है। तो काफ़ी एटॉमिक नंबर ऐसे केस में ना, एटॉमिक नंबर यदि मुझे लिखना तो ए की वैल्यू मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, अब देखो Z1 + Z2 है, ठीक है। तो Z1 और Z2 को मैं Z1 + Z1 लिख लूँ, 1 लिखूँगा, तो यानी ए की वैल्यू 2Z1 + 1 आ गई, ठीक है। समझ में आई बात, ये है। तो जो Z1 है वो एक्चुअली में यहाँ पर मेरे लिए इस केस की यदि मैं बात करता हूँ कम है, ठीक है। और ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं यदि Z1 को मैं क्या लिखूँ, यहाँ ये है ना मेरे पास Z2, ठीक है, -k1 और ये प्लस के Z2, तो कितना लिख सकता हूँ 2Z2 - k1, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो देखो समझाने के लिए अब आप हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया, तो देखो मैं इसको पूरे को समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो यदि कोई एडजेसेंट मिरर न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, है ना। दूसरा क्या चीज़ ध्यान रखना है, Z1 + Z2 करेंगे तो ए आएगा, ठीक है। और मैं ए को कैसे लिख सकता हूँ भाई, 2Z1 - k1 यदि मैं लिख रहा हूँ, है ना, समझ में आया ये। तो इसका मतलब हो गया Z1 की वैल्यू ग्रेटर होगी Z2 से। और यदि मैं Z1 + 1 = a लिख रहा हूँ तो इसका मतलब Z1 की वैल्यू लेस देन होगी Z2। तो Z1 Z2 अपने हिसाब से डिफाइन कर लेना, याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो देखो यहाँ +1 आ जाएगा यदि ये कम होगा, ध्यान रखना, याद रखने का तरीका है। नहीं तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल से हम जब मिलता है तभी इन चीज़ों को आसानी से कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो E1 का केस हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने अच्छे हैं, तो इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6, देखो इसके प्रोटॉन इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से इक्वल हो गए, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने 8, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 8, ठीक है ना, ये हो गया, समझ में आया। तो देयर मासेस आर वेरी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। मासेस क्या होंगे, सिमिलर होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं। अब कहने का मतलब देखो उसका क्या है, ठीक है। अब ये आप एक बात देखो, यदि मैं कार्बन की बात करूँ तो इसका मुझे एटॉमिक नंबर इसमें कितना एटॉमिक नंबर यदि मैं लिखूँ, तो आप यदि आप गौर से देखो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन इसमें कितने हैं 6, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 7, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा तो जोड़ के कितना आ गया 13। अब देखो 13 और ये 7 ये ले लो, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं 7, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो जोड़ के इसमें भी 13 है। तो मासेस तो सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो इसमें कितने हमारे पास न्यूट्रॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, इसमें मात्र 6 है, और न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, तो इसमें मास ज़्यादा ही है समझ में आया। तो ये है, तो इस केस में मास क्या होगा, मेरे पास ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, इसमें कम आएगा, समझ में आया। दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, कहने का मतलब ये था ड्यू टू स्लाइट डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मासेस, ठीक है ना। एंड द इफेक्ट ऑफ कोलम्बिक रिपल्सन, कोलम्बिक रिपल्सन से भी कोलम्बिक रिपल्सन क्या है, इट्स एन एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी रहेगी, तो एनर्जी तो उसके इक्विवेलेंट कुछ मास भी होगा, तो उससे भी अफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो दूर भगाने की कोशिश करेगा ज़्यादा प्रोटॉन। अब इसमें ज़्यादा प्रोटॉन है तो कोलम्बिक रिपल्सन भी होगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो विच इज़ ग्रेटर इन प्रोटॉन रिच मेंबर, जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन होगा उसमें कोलम्बिक रिपल्सन भी होगा। सो ड्यू टू दीज 2 फैक्टर्स, ड्यू टू डिफरेंस इन मासेस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड कोलम्बिक रिपल्सन्स, जो मासेस होते हैं मिरर न्यूक्लियाई के, दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।